इन दिनों में ये रूस और ये यूक्रेन की जो लड़ाई है उसमें देखें तो रूस कहां पहुंचा है, ये बड़ा सवाल है। इसलिए जल्दी से ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझा दें कि आखिरकार किन किन जगहों पर क्या स्थिति बनी हुई है। सबसे पहले कीव, वहां पर घेराबंदी की गई है, रूसी सेना ने चारों तरफ से कीव को घेर लिया है, धीरे धीरे वहां पर हमलों को तेज करते हुए। वहीं चेर्नोबिल में न्यूक्लियर प्लांट जो है उस पर कब्जा कर लिया है रूस ने। खार्किव में अभी भी कब्जे की लड़ाई चल रही है, यानी यूक्रेन और रूस की सेना वहां पर आमने सामने है। वहीं बर्दियांस्क में बंदरगाह पर भी रूस का कब्जा हो गया है। ज़िपोरिज़िया, वहां पर न्यूक्लियर प्लांट, वहां पर भी रूस का कब्जा हो गया है। खेरसन, पूरी तरह खेरसन में भी कब्जा हो गया है। वहीं नाटो की आपात बैठक हुई, बड़े फैसले क्या लिए गए, जल्दी से जरा उस पर भी नजर। यूरोप में 4 नई फौजी टुकड़ियों की तैनाती होगी, ये पहला प्रमुख फैसला नेटो की आपात बैठक में हुई है। दूसरा प्रमुख फैसला, बाल्टिक से काला सागर तक 8 जंगी बेड़ों की तैनाती का बड़ा फैसला इस आपात बैठक में लिया गया। तीसरा बड़ा फैसला, समंदर में पनडुब्बियों की तैनाती होगी। चौथा, रूस सीमा पर फौज की तादाद बढ़ेगी। यूक्रेन को केमिकल परमाणु हमले से सुरक्षा दी जाएगी, क्योंकि बार बार अमेरिका ये कह रहा है कि केमिकल हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है, जैविक हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है। और इमैनुअल मैक्रोन भी इसी बात की आशंका जता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यूक्रेन, अगर ऐसी कोई स्थिति होती तो यूक्रेन के साथ ये देश खड़े रहेंगे। गौरव हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव, देखिए, जो बाइडेन जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, याद होगा जब युद्ध की शुरुआत हो रही थी तो जो बाइडेन कह रहे थे कि देखिएगा रूस जो है वो अब हमला करेगा। रूस कह रहा अभी हमने नहीं सोचा, लेकिन बाइडेन बार बार कह रहे थे कि रूस हमला करेगा, रूस हमला करेगा। अब बाइडेन कह रहे हैं यहां पर केमिकल हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है, जैविक हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है। इमैनुअल मैक्रोन भी इसी बातों को कह रहे हैं। अगर ऐसा होता है गौरव, तो ये कितना खतरनाक होगा? अगर ऐसा होता है तो ये लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी अर्पिता, लेकिन ऐसा इस समय होने की उम्मीद इसलिए कम है क्योंकि रूस जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, और जैसा आपने बिल्कुल सही ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाया और तस्वीरों के जरिए भी दिखाया कि रूस जिस लक्ष्य को पाना चाहता है, पिछले 1 महीने में काफी हद तक उस लक्ष्य को पाने में वो सफल रहा है। आप मिसाल के तौर पर देखें कि खरसन के इलाके में अब रूस का वर्चस्व है। हालांकि कल भी ये दावा किया यूक्रेन ने कि उसने खरसन के एक इलाके में अपना झंडा फहरा दिया था, लेकिन जमीनी स्थिति यही है कि जो सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी है उस पे अब यूक्रेन वहां पहुंच ही नहीं पा रहा है, यानी यूक्रेन अब समुद्र से कट गया है। पहली बात। दूसरी बात, मारियोपोल में रूस के टैंक अंदर घुस आए हैं, तो मारियोपोल से लेकर क्रीमिया तक अब रूस का वर्चस्व है। तो यूक्रेन 1 महीने के अंदर आधा कट गया है और यह यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात होगी। कीव की लड़ाई लंबी चल सकती है, लेकिन कीव की इस लड़ाई के लंबे चलने में नुकसान यूक्रेन का ही ज्यादा है, क्योंकि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अलग थलग पड़ चुके हैं। एक बार अगर पश्चिम का रास्ता कट गया तो पश्चिम का रास्ता कटने के बाद कितनी सैन्य मदद पहुंच पाएगी यूक्रेन तक, वो यूक्रेन भी जानता है कि एकमात्र रास्ता है पश्चिम का, यानी लेविव और पोलैंड की सीमा। पोलैंड इस समय बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पोलैंड ने 3 बड़े कदम उठाए हैं। पोलैंड ने 45 रूस के जो राजनयिक हैं और उनके परिवार हैं उनको निकाल दिया है, ये कहते हुए कि वो यहां पर स्पाइंग कर रहे थे, गुप्तचर बन रहे थे। पहली बात। दूसरी बात, पोलैंड ने जो रूस का दूतावास है उसके फाइनेंशियल अकाउंट सीज कर लिए हैं और इससे रूस बहुत नाराज है। और तीसरी बात, पोलैंड न केवल शरणार्थियों की मदद कर रहा है, बल्कि कहा यह जा रहा है कि पोलैंड अब अमेरिका से मांग ये कर रहा है कि यहां पर एक बड़ी अमेरिकी टुकड़ी को निरंतर तैनात किया जाए, ताकि जो यूक्रेन की सीमा पोलैंड से लगती है और वहां रूस का अगर वर्चस्व हुआ तो पोलैंड पर खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए गौरव रहिए जरा आप साथ, गीता भी हमारे साथ मौजूद है। गीता, देखिए, पुतिन की मुश्किलें लगातार, पुतिन की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं, सिर्फ यूक्रेन की मुश्किलें नहीं, क्योंकि पुतिन की मुश्किलें इसलिए भी क्योंकि उनके देश में ही अब जो लोग हैं वो सड़कों पर हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले तो अपने लोग ही नाराज दिख रहे हैं। पुतिन के सलाहकार अनातोली चुबैस ने भी इस्तीफा दे दिया, वो भी देश छोड़कर चले गए। हालांकि वो लगातार जब से युद्ध शुरू हुआ तब से आलोचना कर रहे थे, उनको निकाल भी दिया गया था, लेकिन इस तरीके से अपने ही अगर साथ छोड़कर चले जाते हैं तो पुतिन के सामने चुनौतियां और कितनी बड़ी।
देखिए, चुनौतियां बहुत है पुतिन के आगे, क्योंकि अगर आप सैंक्शंस की बात करें, वो जो इकोनॉमिक सैंक्शंस है वो बहुत हार्श है इस वक्त। स्विफ्ट ट्रांजैक्शंस, जिससे पूरे देश, पूरे विश्व के जो इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं वो चलते हैं, उससे रूस को बाहर कर दिया है। तो वो बहुत ही बड़ा धक्का था रशिया के लिए। लेकिन क्या रशिया ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था? क्या रशिया को पता नहीं था कि डॉनबास से आगे बढ़कर अगर वो यूक्रेन के अंदर घुसते हैं तो फिर उनको काफी खामियाजा भुगतना पड़ेगा? पुतिन ने अपने कैलकुलेशंस कर रखे हैं। यहाँ पे काफी लोग हैं जो युद्ध नहीं चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि यूक्रेन जैसे देश, जहाँ पे उनके अपने परिवार के लोग हैं, फैमिली कनेक्शंस है, बहुत सारे रूस के ओरिजिन के लोग यूक्रेन में भी बसते हैं, तो उनके बीच रिश्ते खराब हो, वो लोग नहीं चाहते हैं। इसलिए काफी बड़े प्रदर्शन हुए हैं यहाँ पर इस पीस को वापस लाने के लिए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि पुतिन या फिर रूस रेजिलिएंट नहीं है। अगर आप इकोनॉमी की बात करें, माइक्रो लेवल में यहाँ पर अर्पिता कुछ ज्यादा बदला नहीं है। ये एक ऐसा देश है जो सैंक्शंस के साथ जीना सीख गया है। वो इतने सैंक्शन सह चुका है इतने सालों में, क्योंकि एंटी वेस्टर्न ब्लॉक है और एंटी वेस्टर्न कंट्री है रूस। जितने भी उनके डिसीजंस है वो अमेरिका के खिलाफ होते हैं। यानी देखिए, जो प्रमुख बात है, नाटो देश जब बैठक करता है तो ये रूस की आलोचना हो रही है, उसकी बड़ी गलती जो बाइडेन बता रहे हैं यूक्रेन पर हमला करना, और प्रतिबंधों की बात भी की जा रही है, और साथ ही साथ चेतावनी भी दी जा रही है कि अगर और कदम आगे, परमाणु बम तो दूर की बात, अभी अगर केमिकल हथियारों का भी इस्तेमाल रूस की तरफ से होता है तो भी उसका जवाब अमेरिका देगा। चेतावनी बार बार रूस को दी जा रही है।